is 2001. Any person can earn income with reference to the फाइव सोर्सेज। एक पर्सन पाकिस्तान में रहते हुए इनकम सोर्स जो उसके पास है जहाँ से वो इनकम अर्न कर सकता है, उसके पास फाइव सोर्सेज जिसमें हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज हम लोगों ने अपने लेक्चर को उसके साथ ज्वाइन इस तरह से करना है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिविजुअल हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी से हम बात को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम अपनी अगर रूटीन लाइफ की बात करते हैं तो सैलरी का जो एक वर्ड हम लोगों ने सुना, सैलरी मींस अ फिक्स्ड अमाउंट व्हिच एन एम्प्लॉय रिसीव्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ये क्या है? एक रूटीन, एक सिंपल क्या है हमारे पास, एक सिंगल है किस चीज को लेकर, वो एक फिक्स अमाउंट हमारे पास, जिस फिक्स अमाउंट के तहत हम क्या करते हैं कि रूटीन लाइफ में तो हम लोगों ने इस फिनोमेना को डिस्कस किया कि सैलरी हमारा क्या है, एक फिक्स अमाउंट है जो अपनी मंथली बेसिस पर अपने एम्प्लॉयर को रिसीव करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सैलरी की जो डिस्कशन करता है तो बड़ी वास्ट सेंस में जाकर सैलरी को डिस्कस करता है। कल मैंने इसके सेंटेंस में कवर अप इस तरह से किया था कि इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एन एम्प्लॉय कैन रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर विल बी कंसीडर्ड एज सैलरी। एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में रहते हुए एक एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी रिसीव कर सकता है, जो भी रिसीव करता है दैट विल क्वालिफाइड एज अ सैलरी। इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? सैलरी का नाम देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ आते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले डिस्कशन हम लोग किस चीज की करते होते हैं? ग्रॉस सैलरी की करते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रॉस सैलरी? ग्रॉस सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी कंसिस्ट ऑन 6 आइटम्स। 6 आइटम्स के ऊपर हमारी ग्रॉस सैलरी बेस करती है, जिसमें नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है जी? बेसिक सैलरी आती है। बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है? इसमें बोनस। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी? कमीशन आता है। कमीशन के बाद हमारे पास डियरनेस अलाउंस आता है। डियरनेस अलाउंस के बाद ओवरसीज अलाउंस आता है और उसके बाद लास्ट वन कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आता है हमारे पास। These 6 कंपोनेंट्स, इन 6 कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में सम कर लें तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक हो गया जी? दोबारा से रिपीट करता हूँ। नंबर 1 इज बेसिक सैलरी, देन उसके बाद बोनस, देन कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस और देन उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की हम बात करते हैं इसमें। तो ये 6 कंपोनेंट्स बेटा हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं 1 बाय 1 एलैबोरेट करता हूँ। बेसिक सैलरी तो हमारे पास वो एक सैलरी है कि हमने अक्सर अपनी रूटीन लाइफ में एक सुना है कि सैलरी का स्केल होता है। नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमने इन चीजों को ज्यादा देखा। तो सैलरी का स्केल जो होता है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? सपोज करता हूँ कि जी सैलरी का स्केल मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने 40,000 / 5,000 / 75,000। ये हमारे पास एक सैलरी का स्केल है। इट मीन्स दैट कि ये इस स्केल पे रहते हुए सैलरी स्टार्ट कहां से होगी? 40,000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होगी, 5,000 का जंप लेगी और कहां तक जाएगी? 75,000 तक जाएगी। यानी कि 40,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट हो रही है, 5,000 का जंप लेगी, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड देन 75। और इस स्केल पे रहते हुए सैलरी कहां तक जाती है? 75,000 तक जाती है। अब इसको हम सैलरी का स्केल का नाम देते हैं और इसमें ये जो 40,000 है इसको हम क्या नाम देते हैं? एमटीएस का। एमटीएस स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑफ टाइम स्केल की हम बात करते हैं। ठीक हो गया बेटा? मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ये 75 था, इसको भी हम एमटीएस का नाम देते हैं। बट ये एमटीएस कौन सा है? ये एमटीएस मैक्सिमम ऑफ टाइम स्केल है। इस स्केल के ऊपर रहते हुए मिनिमम हमारी सैलरी कहां से स्टार्ट होती है? 40,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम हमारी सैलरी कहां तक जाती है? 75,000 के साथ तक जाती है। मैं छोटा सा रिकैप ले लेता हूं एज सून एज पॉसिबल। तो अब हम बात कर रहे हैं जी क्या हम लोग ग्रॉस सैलरी, हमने बात को स्टार्ट की थी ग्रॉस सैलरी में। क्या मतलब? ग्रॉस सैलरी में हमारे पास बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के साथ साथ उसमें हमारे पास बोनस है, बोनस के साथ हमारे पास कमीशन है, कमीशन के साथ साथ डियरनेस अलाउंस है, ओवरसीज अलाउंस है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। तो मैंने कहा कि बेटा कि इन 6 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, वो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है कि क्या कहलाता है? ग्रॉस सैलरी कहलाता है हमारे पास। ठीक हो गया बेटा? उसको हमने क्या नाम दे दिया? ग्रॉस सैलरी का नाम दे दिया। ये 6 कंपोनेंट्स थी। अब उसके बाद मैंने बात आपके साथ स्टार्ट की कि एक सैलरी का स्केल है। तो सैलरी के स्केल की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी का स्केल किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? 40,000 रुपीज
45,000/75,000 की हमने बात की, ठीक हो गया बेटा जी। तो ये हमारे पास किस चीज में आता है, सैलरी के स्केल के अंदर इसकी डिस्कशन हमारे पास आती है। तो 40,000/5,000/75,000। अब इस सैलरी के स्केल को मैंने एक्सप्रेस किस तरह से किया कि ये जो 40,000 है दैट इज कॉल्ड एमटीएस। एमटीएस स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, यानी कि इस स्केल पे रहते हुए आपकी मिनिमम सैलरी स्टार्ट कहां से होती है, 40,000 के साथ। और 5,000 का जंप लेगी ये स्केल, और 5,000 के जंप के साथ सैलरी कहां तक चली जाती है, 75,000 पे जाती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एमटीएस, बट दिस एमटीएस स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ऑफ टाइम स्केल। दिस एमटीएस इज कॉल्ड स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। तो बेसिकली जो एमटीएस की टर्म हम लोग टैक्सेशन के अंदर यूज करते हैं, उस टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, एमटीएस का। वी हैव नो कंसर्न विद द मैक्सिमम ऑफ टाइम स्केल, हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा। टैक्स के अंदर आगे जाकर जब हम टर्म यूज भी करेंगे एमटीएस की, तो दैट एमटीएस विल बी कॉल्ड एज मिनिमम ऑफ टाइम स्केल की हम बात करेंगे। तो हमारी जो बेसिक सैलरी होती है बेसिकली वो इस रेंज के इन बिटवीन कहीं पर लाई कर रही होती है। ये 40,000 से हमारी सैलरी स्टार्ट होगी स्केल के ऊपर और 75 तक जाएगी। मे बी पॉसिबल हमारी बेसिक सैलरी 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो या 65 हो, या ऑनवर्ड 70-75 के करीब होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बेसिक सैलरी। अब उसके बाद आपने रूटीन लाइफ में सुना कि जॉब के अंदर अक्सर क्या मिलते हैं, बोनसेस वगैरह भी दिए जाते हैं। अब ये बोनसेस वगैरह देने की बात हम करते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया को रूल हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन नहीं किया गया। इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो बोनस किस तरह से देते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि जहां पर 12 महीने होते हैं, 13 सैलरीज दी जाती है, एक सैलरी एज अ बोनस दी जा रही है। बाज़ का परफॉर्मेंस बेस्ड दी जा रही होती है, बाज़ का टारगेट बेस्ड दी जा रही होती है। तो इट मींस दैट कि बोनस का हमारे पास किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक रूल्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफाइड नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो बोनस किस तरह से देती है। उसके बाद अगली बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं। नॉर्मली हमारी मार्केट में मार्केटिंग मेजर की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर अक्सर क्या होता है कि आपकी सैलरी होती है वो किस तरह से डिजाइन की जा रही होती है कि एक आपको फिक्स पोर्शन दिया जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी, और उसके साथ कमीशन अटैच कर दी जाती है डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। कि आप जितनी परफॉर्मेंस करेंगे आपको उसके साथ पर प्रोडक्ट के हिसाब से या पर जो भी उनका क्राइटेरिया डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलती है, कमीशन मिलती है। अगर मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो in 2007 की बात करूं, 13 years back, I have done a job after a marketing जो एक टेलीमार्केटिंग जॉब की थी और हमने एक मेडिकल कार्ड सेल करना होता था। तो at that time 6,000 was my basic salary, 6,000 रुपए मेरी बेसिक सैलरी थी और उसके साथ उन्होंने हमें पर कार्ड के ऊपर हमें कमीशन दी थी 300 रुपीस। उसका मतलब हमारी जो सैलरी की कॉम्बिनेशन बनता था वो यही होता था कि बेसिक सैलरी प्लस कमीशन की बात होती थी। कमीशन अब हमारे पे डिपेंड करता था कि अपनी एफर्ट पे हम कितनी कमीशन अर्न कर सकते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कमीशन। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस नॉर्मली ये तो किसी के पीछे एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड किया जाता है। इस बार डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया, अनाउंस कर दिया स्टार्ट ऑफ द मंथ में कि इस महीने में जो हमारा एम्प्लॉय 3 मिलियन की सेल्स लेकर आएगा उसको हम सैलरी में साथ 10,000 का अलाउंस देंगे। ठीक है, तो इस तरह की आपको टारगेट्स असाइन कर दिए गए। तो उन टारगेट्स को अचीव करने पर, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने पर जो आपको नॉर्मली अलाउंस दिया जाता है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, डियरनेस अलाउंस का भी उसमें नाम दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है ओवरसीज अलाउंस की बात करते हैं। ओवरसीज अलाउंस नॉर्मली उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनको जॉब के सिलसिले में दूसरे कंट्रीज के विजिट करवाए जाते हैं, दूसरे कंट्रीज के विजिट के लिए भेजा जाता है। तो उनको हम लोग फिर क्या करते हैं कि उनकी सैलरी के साथ क्या दिया जाता है, ओवरसीज अलाउंस दिया जाता है। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। सपोज करते हैं कि एक पर्सन एक स्केल पर काम कर रहा है और स्केल पे काम करते हुए वो अपनी 75,000 की सैलरी को टच कर गया, मैक्सिमम ऑफ टाइम स्केल को टच कर चुका है। अब इसके बाद डेफिनेट सी बात है कि उसके स्केल को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल उसका इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट स्केल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि अगर हम इसको नेक्स्ट स्केल पर शिफ्ट करेंगे सैलरी तो इसकी इंक्रीज करेगी, लेकिन सैलरी के इंक्रीज करने के साथ साथ इसको फिर हमें अदर उस नए स्केल के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स के साथ देने पड़ेंगे। अब डिपार्टमेंट ये चाहता है कि इसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाए लेकिन हमें इसका स्केल इंक्रीज ना करना पड़े। इसकी सैलरी भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और हमें इसका स्केल भी इंक्रीज ना करना पड़े, स्केल इसका 1+ ना करना पड़े। और दोनों फिर जो है ना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट फिर क्या करती है कि उसके सैलरी में इस अलाउंस को अटैच कर देती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को। अब इसमें ये काम हो गया कि उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस करने का मतलब कि उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मेरी सैलरी बढ़ी,
और उसको इसी स्केल के ऊपर हमने स्टे करवाया। डिपार्टमेंट ने फिर क्या करता है कि उस स्केल को वहां पर स्टॉप कर देती है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि उस स्केल को वहां पर स्टॉप कर देती हैं और उसके साथ ये वाला अलाउंस अटैच कर देती है ताकि उसका ये टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। क्लियर होगी बात जी? तो दीज आर द 6 कंपोनेंट्स। ये हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रॉस सैलरी कहलाता है। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हेडिंग नेक्स्ट हम क्या देते हैं। हम लोग ध्यान से जरा देखिएगा, परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। परक्विजिट्स मीन फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, एंड अलाउंसेस। ठीक हो गया जी? अब अलाउंसेस डेफिनेट सी बात है, जो कैश फॉर्म में जॉब के साथ क्या दिए जाते हैं, अलाउंस दिए जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। अब अगर तो मैं यहाँ पर तमाम अलाउंसेस और तमाम परक्विजिट्स को मैं डिस्कस करने लगूं तो शायद मेरे लिए 20 लेक्चर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मल्टी किस्म के हमारे पास अलाउंसेस दिए जाते हैं, मल्टी किस्म के बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से टेकअप कर रहा होता है। बट हमें यहाँ पर अभी सिर्फ लिमिटेड से 6-7 परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस, 6-7 बेनिफिट्स को डिस्कस करना है, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। अदर देन दैट, जितने भी अलाउंस हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, उन सारी के सारी फैसिलिटीज और सारे के सारे अलाउंस के ऊपर एक सिंपल डिसीजन होता है कि आइदर इट विल बी टैक्सेबल और इट विल बी एक्सेप्ट। आपको दोबारा से समझ करता हूं, दोबारा से उस पॉइंट को रिस्टार्ट ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वो हमसे क्या कह रहा है कि असल में अब हमने मूव करना है कि अब ये जो हमें अलाउंस मिल रहे हैं और ये जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि क्या इन अलाउंसेस को और बेनिफिट्स को टैक्सेबल होना चाहिए या इनको एग्जेम्प्ट होना चाहिए या इनको लो रेट पर टैक्स लगना चाहिए या इनको हाई रेट पर टैक्स लगना चाहिए। अब हम अपनी डिस्कशन को मूव करने लगे हैं इन चीजों की तरफ। तो मैं यहाँ पर डिस्कस ये कर रहा था कि अब अगर हम तमाम अलाउंसेस की बात करें, तमाम बेनिफिट्स की बात करें, तो शायद हमारे 20 लेक्चर्स भी बहुत कम होंगे। इतने सारे अलाउंसेस और इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि हम उसको इंडिविजुअली डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। अब हम फिर एक काम करते हैं कि शॉर्टकट बेस इस तरह से चलेंगे कि टोटल सिर्फ 7 to 8 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे, उनको हम यहाँ पर इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अदर देन दैट, इससे हटकर जितने भी अलाउंस हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, उनके ऊपर एक सिंपल डिसीजन लिया जाएगा, आइदर इट विल बी टैक्सेबल और विल बी एग्जेम्प्ट। अब उसके टैक्सेबल होने का और उसके एग्जेम्प्ट होने का डिसीजन हम किस तरह से लेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको सिर्फ 4 नोट्स लिखवाऊंगा। मैं नोट्स वर्बली कॉल करूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लें अपने पास। आप लोग रजिस्टर्स कॉपी वगैरह आपके पास अवेलेबल है, उसको अपने साथ रखिएगा। मैं वो नोट यहाँ पर रिपीट करूंगा, वो नोट आप पहले लिखिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट नोट के ऊपर आते हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी। फर्स्ट नोट लिखिए बेटा, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नंबर 1 नोट इज ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल की बात कर रहे हैं। All allowances are taxable, ये पहला नोट चल रहा है। Except all allowances are taxable except medical allowance, special allowance। ठीक हो गया जी? 2 अलाउंस जो है हमारे पास, ये क्या है, ये exempt from tax है। ठीक हो गया? जिसमें एक मेडिकल अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस के साथ साथ दूसरा हमारे पास कौन सा है, स्पेशल अलाउंस। ठीक हो गया जी? मेडिकल अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस, 2 अलाउंस ये exempt होते हैं। अदर देन दैट, इनके अलावा ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। फर्स्ट नोट ये था बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट मेडिकल अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, इसके अलावा हम लोग फिर क्या होता है, तमाम के तमाम अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाते हैं। ये पहला नोट था हमारे पास। उसके बाद आगे चलिए सेकंड नोट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नोट की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। ऑल रीइंबर्समेंट्स, रीइंबर्समेंट, मैं वर्ड यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का बिजनेस लैंग्वेज में मतलब होता है रिफंड। रिफंड का मतलब होता है वापसी। कि अगर आपको ऐसी फैसिलिटी मिली है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपसे ये कहा है कि आप अपनी पॉकेट से कोई भी एक्सपेंस कर लें और एक्सपेंस करने के बाद उस एक्सपेंस की आपने क्या करनी है, हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसकी रसीद या वापस करते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रीइंबर्समेंट का नाम देते हैं। अब मैं नोट लिखवा रहा हूँ, नोट लिखिएगा कि ऑल रीइंबर्समेंट्स आर टैक्सेबल। ऑल रीइंबर्समेंट्स आर टैक्सेबल, तमाम रीइंबर्समेंट्स हमारी क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। एक्सेप्ट मेडिकल रीइंबर्समेंट, एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट एंड ऑफिशियल बेनिफिट एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट की हम बात करें। 3 रीइंबर्समेंट्स जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट होंगी। ठीक है जी? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल रीइंबर्समेंट्स आर टैक्सेबल।
तमाम के तमाम रीइंबर्समेंट्स हमारी क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, एक्सेप्ट मेडिकल, एंटरटेनमेंट एंड ऑफिशियल बेनिफिट एक्सपेंसेस। थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। मेडिकल की रीइंबर्समेंट तो और ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जेम्प्ट है। एंटरटेनमेंट का मतलब यहाँ पर कोई सैर तफरीह नहीं है। एंटरटेनमेंट का मतलब यहाँ पर क्लाइंट्स के साथ बैठकर जो हम चाय पानी करते हैं, चाय पानी वगैरह होती है हमारी क्लाइंट्स के साथ। तो अगर मैं एक जगह पर जॉब करता हूँ और अगर मैंने क्लाइंट के लिए चाय मंगवाई अपनी पॉकेट से और बाद में मुझे वो एक पैसे रिफंड कर दिए गए, तो क्या मैंने उस क्लाइंट को चाय पिलाने से कोई पर्सनल बेनिफिट लिया? डेफिनेट सी बात है, कोई पर्सनल बेनिफिट मैंने उस पर टेकअप नहीं किया। तो इसका मतलब दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि ये तो ऑफिशियल बेनिफिट के लिए मैंने काम किया, ऑफिस के बेनिफिट के लिए काम किया, मैंने कोई पर्सनल बेनिफिट टेक नहीं किया, इसलिए दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और इसी तरह से ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस अगर मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ और बाद में ऑफिस मुझे वो पैसे रिफंड कर देता है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो अगर पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो उसके ऊपर मेरा टैक्स भी पे करना नहीं बनता। तो फिर ऑल रीइंबर्समेंट्स आर टैक्सेबल। अगर मेरी कोई भी जाती एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन मेडिकल की रीइंबर्समेंट्स, एंटरटेनमेंट की रीइंबर्समेंट्स और ऑफिशियल बेनिफिट एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक हो गया जी? आगे मूव करते हैं। उसके बाद तीसरे नोट की तरफ मूव कीजिएगा। तीसरे नोट में हम क्या लिखते हैं कि एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। देखोगे, एनी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी बेनिफिट दिया जाता है किसको? एम्प्लॉय को। किसी भी किस्म का बेनिफिट है तो वो टैक्सेबल होगा। एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब उसके बाद आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द लास्ट नोट, ये आखिरी नोट है हमारे पास। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस नोट के ऊपर। एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फ्रॉम हिज ओन सोर्स। ये मैं चौथा नोट लिखवा रहा हूँ। तीसरे और चौथे की वर्डिंग काफी हद तक सेम है। तीसरा नोट पहले रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से उसको सुन लीजिए। उसमें हमने ये लिखा था कि एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। जो कोई भी बेनिफिट जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अब मैं लिखवा रहा हूँ कि एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा? एम्प्लॉय को दिया जाएगा बाय हिज ओन सोर्सेज, डिपार्टमेंट के और किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर के अपने सोर्सेज से बेनिफिट दिया जाए, तो दैट बेनिफिट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो बेनिफिट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। अब मैं इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको ये पॉइंट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, परमानेंट टीचर हूँ अगर मैं यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी डेली मुझे वहां पर एक लंच फैसिलिटी देती है। डेली यूनिवर्सिटी मुझे वहां पर खाना मंगवा के देती है, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर मेरे लिए एक्सपेंस कर रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल। ये बेनिफिट मेरा टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी होटल में काम कर रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ और वहां पर मुझे खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो इट मींस दैट वो तो बिजनेस ऑलरेडी है ही इसी चीज का कि वहां पर खाने पीने का काम होता है। तो ऐसी फैसिलिटी जहां पर एम्प्लॉयर खुद उस चीज का काम करता है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और जहां पर एम्प्लॉयर आपके लिए स्पेशल पैसे खर्च करके आपको फैसिलिटी देगा, दैट विल बी टैक्सेबल। अगर आप पीआईए में काम करते हैं और आपको फ्री टिकट्स मिल जाती हैं, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप वापडा में काम करते हैं, आपको फ्री यूनिट्स मिल जाते हैं, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप गैस में उसमें सुई नॉर्दन में काम करते हैं, एसएनजीपीएल में काम कर रहे हैं, आपको गैस यूनिट्स मिल जाते हैं, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप वासा में काम करते हैं, वाटर फैसिलिटी आपको मिल जाती है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आपके बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन मिल जाती है, तो इस तरह के तमाम बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और जहां पर एम्प्लॉयर आपके लिए पैसे खर्च करेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक हो गया जी? तो ये 4 नोट्स हमने इसके ऊपर बात कर ली। अब मेरे ख्याल से इन 4 नोट्स की बेस के ऊपर हम बहुत वास्ट किस्म के टॉपिक को कवर करके हमने बड़े क्लियर वर्ड में पहले नोट में मेंशन कर दिया कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल, कि हमारे जितने भी अलाउंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे, एक्सेप्ट मेडिकल एंड स्पेशल। मेडिकल अलाउंस और उसके साथ साथ स्पेशल अलाउंस, इन दो के अलावा तमाम अलाउंसेस टैक्सेबल हो गए। पहले पॉइंट में हमने कवर अप कर लिया। अब बेशक हमारे सामने 500 अलाउंस भी आएंगे तो हमारे लिए डिसीजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर हमने बात की कि ऑल रीइंबर्समेंट्स आर टैक्सेबल। इसके बाद हमने ये भी कह दिया कि ऑल रीइंबर्समेंट वो भी टैक्सेबल होती है, एक्सेप्ट मेडिकल रीइंबर्समेंट, एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट्स और ऑफिशियल बेनिफिट की रीइंबर्समेंट वो भी एग्जेम्प्ट होती है हमारे पास।
देन उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने कहा कि एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल, कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर वो बेनिफिट ऑनर की अपने सोर्स का बेनिफिट है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो खुद उस चीज का काम करता है, तो इसका मतलब फिर वो फैसिलिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी, टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, उसके ऊपर किसी किसी का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? तो ये हमारे पास थे 4 बेसिक्स, हमारे जो रूल्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इन बेसिक्स रूल्स के ऊपर रहते हुए जितने भी टैक्स में पॉइंट्स आएंगे हम लोग बड़ी आसानी के साथ इस चीज पर डिसीजन दे सकते हैं कि ये हमारे लिए टैक्सेबल होगा या हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट्स पीछे पेंडिंग है, 6 पॉइंट्स हैं, उसको हम जरा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें सिंपल टैक्सेबल का या एग्जाम का डिसीजन नहीं है, बल्कि टैक्सेबल और एग्जाम के डिसीजन से पहले कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो रही है। देखोगे, फोर्थ पॉइंट को रिपीट कर देते हैं कि एनी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बाय हिज ओन सोर्स। ओन सोर्स का मतलब क्या है, OWN की बात कर रहा हूं। ओन सोर्स के एम्प्लॉयर का अपना बेनिफिट है, अपना सोर्स है, और एम्प्लॉयर अपने सोर्सेज से वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पॉइंट समझ आ गया जी? तो ये था हमारे पास चौथा पॉइंट था, ठीक है जी। अब हम छोटा सा यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं ताकि आप लोग के यहाँ तक के जितने क्वेश्चन सेशन है वो हम लोग कवर अप कर लें। आफ्टर दैट फिर इंशाल्लाह इसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। आइए, ऑलरेडी हम लोग जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए, उस रूल्स की एप्लीकेशन तो बड़ा आसान है कि कोई भी पॉइंट हमारे सामने आए तो हम उस रूल्स की बेस के ऊपर उसको बड़ा आसान डिसीजन दे सकते हैं, आइदर टैक्सेबल और इट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अब हम जिन 6, 7, 8 पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे, इन पॉइंट्स में टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट का डिसीजन एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन या स्पेसिफिक कंडीशन से गुजरने के बाद जाकर डिसीजन होगा। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट हम जो यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, अब जरा उसको ध्यान से देखिएगा, दैट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की बात करते हैं तो रिहाइश की बात हम करेंगे कि अगर जॉब में रहते हुए अकोमोडेशन की फैसिलिटी इस तरह से दी जाती है और अकोमोडेशन की फैसिलिटी के बाद उसके ऊपर डिसीजन किस तरह से होता है विद रेफरेंस टू द टैक्सेबल एंड विद रेफरेंस टू द एग्जेम्प्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि अकोमोडेशन की फैसिलिटी जो आपको दी जाती है वो 2 तरह से दी जा सकती है, ठीक है जी। 2 तरह से किस तरह से दी जाती है कि या तो आपको अलाउंस दे दिया जाएगा, अलाउंस, और इस अलाउंस को हम क्या नाम देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। कि ये अलाउंस आपको इसलिए दिया गया कि आप इस अलाउंस से अपने घर का रेंट पे करेंगे। बेशक आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन आप जिस पोस्ट पर बैठे हैं, अगर उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि उस पोस्ट पर बैठने वाले पर्सन को अकोमोडेशन अलाउंस मिलेगा, तो वो डेफिनेट सी बात है वो आपको भी मिलेगा। अब ये आपकी मर्जी है बीइंग अ एम्प्लॉय कि आप उतने ही पैसों का घर लेते हैं रेंट पर जितने आपको मिल रहे हैं, या उससे कम का लेते हैं या उससे ज्यादा का लेते हैं। डिपार्टमेंट आपकी कमी बेशी में किसी किसी का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिपार्टमेंट आपको आपके स्केल के हिसाब से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से जो फिक्स एक अमाउंट देगी फॉर द अकोमोडेशन पर्पस, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। और अलाउंस के ऊपर डिसीजन देना अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। वेरी सिंपल के तमाम अलाउंस हमारे क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, दैट विल बी क्वालिफाइड एज अ टैक्सेबल अलाउंस। तो इस अलाउंस को भी फिर हम क्या नाम दे देंगे, टैक्सेबल अलाउंस का नाम देंगे, ठीक हो गया जी। अब दूसरी तरफ आते हैं कि दूसरी तरफ अब आपको क्या होगा, अकोमोडेशन फैसिलिटी दे दी गई। फैसिलिटी मींस कि आपको रहने के लिए बाकायदा तौर पर घर दे दिया। अब अगर हम बात करते हैं 2007 से बिफोर, आज से 13 इयर्स बैक की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त इस फैसिलिटी की भी 2 टाइप्स होती थी, फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब था कि आपको घर के साथ साथ आपको जितना भी जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, वो भी आपके साथ प्रोवाइड किया जाता है। सोफे, बेड, ये वो सब कुछ आपको लगा बना बनाया मकान नहीं मिलता था, बना बनाया घर मिलता था। अब घर और मकान में ये फर्क अक्सर हम बोलते हैं। मकान हम खाली घर को कहते हैं, घर को कहा जाता है जिसमें आप सारी फर्निशिंग एडजस्ट हुई होती है। तो आज से 13 साल पहले तो ये होता था कि फर्निश और अनफर्निश के 2 सेपरेट ट्रीटमेंट्स होते थे, 2 सेपरेट होता था। लेकिन 2007 के बाद ये रूल चेंज हुआ और फर्निश हो या अनफर्निश हो, अब सेम ट्रीटमेंट आ गया हमारे पास। अब वो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जब आपको फैसिलिटी दे दी गई तो फिर इसके ऊपर टैक्सेबल का या एग्जेम्प्ट का डिसीजन देने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि आपने इस फैसिलिटी की क्या लगानी है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन।
अब वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जो घर आपको दिया गया उस घर की क्या वैल्यू है। तो लाखों क्या आजकल के दौर की बात करते हैं तो करोड़ों रुपए के घर, हमने यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर रही। यहाँ पर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये है कि इन केस इस पोस्ट पर बैठे हुए अगर आपको ऑफिस फैसिलिटी ना दे पाता, आपको घर खरीद ना करके दे पाता, तो डेफिनेटली सी बात है अगर आपको इसके रिप्लेसमेंट में क्या देना पड़ता, ऑफिस को आपको अलाउंस देना पड़ता। आपके ऑफिस ने आपको क्या दी है, फैसिलिटी दी है, बट इन केस फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड, अगर फैसिलिटी प्रोवाइड ना की जाए तो डेफिनेटली यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द हाउस रेंट अलाउंस। अक्सर इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाती है कि he is entitled, वो हकदार है to receive rupees 40,000 per month as a house rent allowance if the accommodation was not provided to him। कि वो बंदा 40,000 का हाउस रेंट देने का हकदार है अगर उसको घर ना दिया जाता। इसका मतलब है अगर घर दिया गया है तो फिर वो 40,000 का पर मंथ के अगेंस्ट आपको घर दे दिया गया। इसका मतलब फिर आपके घर की जो वैल्यू है उसको हम क्या लगा सकते हैं, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होगा कि वो जो आपको अलाउंस मिलता, तो उस मिलने वाले अलाउंस को आपने फिर क्या नाम दे दिया, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का नाम दिया। और वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन के बाद आपने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, 45% ऑफ MTS। आज हमने अभी ये टर्म पढ़ी है, MTS स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। जिस स्केल पर आप जॉब कर रहे हैं उसका जो मिनिमम पोर्शन है जहां से स्केल आपका स्टार्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड MTS। तो 45% ऑफ MTS, अगर MTS नहीं है देन बेसिक सैलरी का 45%। परफॉर्मेंसेस में ऐसे होता है कि कहीं पर आपका स्केल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में कंपेयर करें तो स्केल्स का स्ट्रक्चर आपको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास जो है ना वो स्केल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो फिर वहां पर जहां पर स्केल स्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर MTS अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर फिर हम किसके ऊपर बात करेंगे, बेसिक सैलरी के ऊपर बात करेंगे। तो 45% ऑफ MTS। अब इन दोनों अमाउंट्स को आपस में कंपेयर करना है, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कंपेयर्ड विद 45% ऑफ MTS। इन दोनों अमाउंट्स को आपस में कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पर डिसीजन क्या लेने जा रहे हैं, whichever is higher will be taxable। पॉइंट समझ आ गया जी? कि अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के बाद the higher value between two is will be taxable। बार से रिपीट करता हूँ, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन अभी मैंने आपको बता दी कि क्या थी, अगर इस पर्सन को घर ना मिलता डेफिनेट सी बात है ऑर्गेनाइजेशन उसको घर के बदले में क्या देती, उसको कोई ना कोई अलाउंस देती। तो जो अलाउंस उसको मिलता उसको हमने नाम दे दिया वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का। इसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं 45% ऑफ MTS। दिस परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रोवाइडेड है हमारे पास। MTS का 45% और MTS अगर नहीं है तो बेसिक सैलरी का 45%। ये कंपेयर करने के बाद विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल, के दोनों फिगर्स में से जो हायर वैल्यू होगी उसको टैक्सेबल करते हैं। ये हमारे पास अकोमोडेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज। अब इसके साथ मैं आपको दो नोट लिखवाने जा रहा हूँ, जरा उस नोट के ऊपर फोकस कीजिएगा। इफ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इज नॉट गिवन, समटाइम ऐसा होता है कि वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन ही नहीं बताई जाती, सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि इसको घर मिला, सिर्फ आपको इतना बता दिया गया कि ये आपको घर दे दिया, दैट्स इट। अब इसके पीछे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की स्टोरी को हाइड कर दिया गया, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम उसकी इस सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इज नॉट गिवन देन डायरेक्ट 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी। MTS नहीं है तो बेसिक सैलरी विल बी टैक्सेबल। पॉइंट ओके? क्योंकि उसमें फिर हम वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन को जीरो कंसीडर करेंगे। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन को हम जीरो कंसीडर करेंगे तो इस जीरो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन को अगर मैं कंपेयर करूं 45 के साथ तो डेफिनेट सी बात है 45% की वैल्यू हमारी हायर वैल्यू होगी। तो इस हायर वैल्यू की बेस पर उस पर हम इसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर समझ आ गया बेटा कि इफ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इज नॉट गिवन देन डायरेक्ट 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी विल बी टैक्सेबल हो गया। पॉइंट समझ आ गया बेटा? ये हमारे पास पहला नोट आ गया। अब उसके बाद आगे सेकंड नोट की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब सेकंड नोट हमारे पास क्या है, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास कवर अप कर सकता है, वो इससे रिलेटेड। ये इससे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इफ टैक्स पेयर इज resided in small city or मुफस्सिल एरिया और other than big city, then क्या होगा? आप जरा ध्यान से देखिए
कि अगर हमारा टैक्स पेयर जो है वो किसी स्मॉल सिटी में रहता है, स्मॉल सिटी के साथ साथ उसका एक और टर्म यूज की जाती है, मुफस्सिल एरिया। दैट टर्म इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मुफस्सिल एरिया की टर्म यूज की जाती है, स्मॉल सिटी की टर्म यूज की जाती है, या टर्म यूज की जाती है अदर देन बिग सिटी, बिग सिटी से हटकर। और कैलकुलेट से बात है, स्मॉल सिटी की बात हो रही है, तो फिर क्या होगा, देन 30% विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ 45%। फिर जहां पर हमने ये 45% को यूज किया है, हम इस 45 की जगह पर कितने परसेंट को यूज करेंगे, 30% को यूज करेंगे। पॉइंट समझ आएगा? कब यूज करेंगे? मुफस्सिल एरिया की इंफॉर्मेशन है कि टैक्स पेयर एक रिजाइडिंग है, रिजाइडेड है कहां का, मुफस्सिल एरिया का, या टैक्स पेयर रिजाइडेड है स्मॉल सिटी का, या टैक्स पेयर रिजाइडेड है अदर देन बिग सिटी का। अब ये स्मॉल सिटी और बिग सिटी के पीछे एक्चुअल में क्या बेसिक्स है, ये भी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नॉर्मल रूटीन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। कि अगर हमारे पास स्मॉल सिटी, मुफस्सिल एरिया और उसके साथ साथ अगर हमारे पास अदर देन बिग सिटी की बात हो रही है, ठीक हो गया जी। तो अगर इन तीनों में से हमारे पास, ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म अगर हमारे पास यूज की जाती है, तो फिर हमने क्या करना है कि 30% को यूज करना है, किसकी जगह पर, इस 45% की जगह पर, ठीक हो गया बेटा जी। तो 30% विल बी यूज इंस्टेड ऑफ 45%। 30% को हमने इस्तेमाल करना है किसकी जगह पर, 45% की जगह पर हमने इसको यूज करना है। पॉइंट समझ आ गया जी। ये हम लोगों ने टर्म यूज की है, इस पॉइंट को डिस्कस किया हम लोगों ने इस तरह से। अब मैं बात ये कर रहा था कि स्मॉल और बिग सिटी का डिफरेंस हमारे पास क्या है, असल में इसके पीछे क्या डिपार्टमेंट का क्या लॉजिक है, कौन से सिटीज को हम स्मॉल कैटेगराइज करते हैं, कौन से सिटीज को हम लोग बिग कैटेगराइज करते हैं। जिन एरियाज के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट के इलाके हैं जिसको हम कैंट कहते हैं, जहाँ पे आर्मी की रेजिडेंस होती है, वो एरियाज जिन सिटीज के अंदर अवेलेबल है, दैट सिटीज विल बी क्वालिफाइड एज अ बिग सिटी। वो आपके पास बिग सिटी क्वालिफाई किया है, कह की बात बेटा। और जहाँ पर हमारे कैंटोनमेंट एरियाज अवेलेबल नहीं है, उन सिटीज को हम क्या नाम देते हैं, बिग सिटी का नाम दिया है, ठीक है। जहाँ कैंटोनमेंट अवेलेबल है वो बिग सिटी है, और जहाँ कैंटोनमेंट नहीं है वहाँ पर आपके पास क्या क्वालिफाई होता है, एक स्मॉल सिटी क्वालिफाई किया जाता है। एक जगह तो है स्मॉल सिटी को और बिग सिटी को डिफरेंशिएट करने की हमारे पास क्लियर होगी बात जी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट विद रेफरेंस टू द अकोमोडेशन की हम बात करें, क्लियर होगी जी। तो अकोमोडेशन के रेफरेंस से मैक्सिमम पॉइंट था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दिस, अभी इसके साथ डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। कन्वेंस, अब हम कन्वेंस की तरफ मूव करते हैं। कन्वेंस हमारी सवारी की बात है। अब इसकी भी फैसिलिटी दो तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। नंबर वन, आपको कन्वेंस अलाउंस दे दिया जाता है। आपको कन्वेंस क्या दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। और अगेन अलाउंस के बारे में डिसीजन मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बता दिया कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल, ठीक है। सारे के सारे अलाउंस हमारे क्या टैक्सेबल है, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल, तमाम अलाउंसेस हमारे टैक्सेबल हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारा जो कन्वेंस अलाउंस होगा दैट विल आल्सो बी क्वालिफाइड एज अ टैक्सेबल अलाउंस। और अगर आपको दे दी जाती है फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब है कि आपको व्हीकल प्रोवाइड कर दी गई अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्केल, अकॉर्डिंग टू योर सीट, आपको कन्वेंस मिल जाती है। अब कन्वेंस का मतलब है आपको व्हीकल मिल जाती है। अब आपके अकॉर्डिंग गाड़ी बनती है, बाइक बनती है, व्हाटएवर जो भी आपको व्हीकल मिली, उस व्हीकल के ऊपर अब आपका टैक्स लगेगा या नहीं, उससे फर्दर गोल आपने पहले ये डिस्कस करना है कि वो व्हीकल जो आपको प्रोवाइड की गई वो किस पर्पस के लिए प्रोवाइड की गई। आइदर इट विल बी ओनली ऑफिशियल पर्पस, sometime only private purpose, and sometime for both use। अब तीनों कंडीशन में आपका सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। अब डिसीजन आप खुद भी बड़ा आसानी से दे सकते हैं। मैंने भी आपके साथ एक बेस बना दी थी कि ओनली ऑफिशियल पर्पस, आपको कन्वेंस तो दी गई, आपको गाड़ी दी गई, आपको बाइक दी गई, लेकिन आपको इस चीज पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप उसको अपने जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ आपने ऑफिस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करना है। जब आपने कोई पर्सनल बेनिफिट ही नहीं लिया, उसको जाती इस्तेमाल में लाए ही नहीं, इसका मतलब फिर ये फैसिलिटी आपके लिए टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। देयर विल बी नो टैक्स, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर वो कहता है कि ओनली प्राइवेट पर्पस, इसका मतलब दैट इज प्योरली प्राइवेट बेनिफिट, आपके जाती बेनिफिट के लिए, तो इसमें फिर आपको डिपार्टमेंट ये कहता है कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कि जो हमारी व्हीकल है उसकी जो कॉस्ट है उसका 10% वो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा,
टैक्सेबल हो जाए। लाइक अगर आपको गाड़ी दी गई है और गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख वाली गाड़ी का 10% का मतलब है 1.5 लाख रुपया वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। या अगर आपको बाइक मिल गई है 125 मिला, आपको सपोज करते हैं 1.25 लाख रुपए उसकी प्राइस है आपको इस वक्त, तो 125 मिल गया तो 1.25 लाख की प्राइस जो उसकी कॉस्ट है उसका 10% आपने लेना है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर आपको बोथ यूज के लिए दिए गए कि ऑफिशियल टाइमिंग में आप उसको ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद जाते हैं बेशक अपनी व्हीकल साथ भेजें और उसके बाद आप उसको किस पे रखें, अपने पर्सनल बेनिफिट के अंदर रखें, तो फिर आपने क्या करना है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल विल बी टैक्सेबल। ठीक हो गया जी। तो जो हमारे पास 5 व्हीकल की परसेंटेज है वो 5% हमने उसका क्या करना है, टैक्सेबल करना है। बात तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास एक मैक्सिमम कन्वेंस की फैसिलिटी है कि या तो आपको अलाउंस मिलेगा, अलाउंस को टैक्सेबल करना है, और अगर आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको व्हीकल मिलती है, तो फिर आपने ये देखना सबसे पहले कि आपको व्हीकल किस पर्पस के लिए दी, ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पस दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओनली फॉर द प्राइवेट पर्पस दैट विल बी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, एंड इफ यूज फॉर द बोथ पर्पस देन 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल विल बी टैक्सेबल। क्लियर होगी जी। अब इसमें एक नोट लिखवा देता हूँ आपको साथ, अगेन इसका भी नोट है, अब उसको भी ध्यान से देखिएगा। नोट, इफ एम्प्लॉयर जिसने आपको गाड़ी दी है या बाइक दी है took the vehicle on lease, then फिर क्या होगा कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने गाड़ी या बाइक आपको खरीद कर नहीं दी बल्कि आपको लीज पर लेकर दे दी। अब लीज पर लेकर देने में प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास व्हीकल की कॉस्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, व्हीकल की कॉस्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस फॉर्मूले में आपने जो 10% लेना है वो तो कॉस्ट का लेना है, 5% लेना है वो तो आपने कॉस्ट का लेना है। तो जब आपको गाड़ी अगर लीज पर लेकर दी गई तो इसका मतलब है वहां पर कॉस्ट को डिटरमिन नहीं किया जा सकता, तो फिर डिपार्टमेंट उसकी एक रिप्लेसमेंट दे दी आपको कि इफ एम्प्लॉयर टुक द व्हीकल ऑन लीज, लीज पर लेता है, देन फेयर मार्केट वैल्यू FMV फेयर मार्केट वैल्यू will be used instead of cost, कि कॉस्ट की जगह पर फिर हम किसको यूज करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। मैं यहाँ पर स्लैश लगा के FMV का वर्ड भी लिख रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा फेयर मार्केट वैल्यू विल बी यूज्ड ओनली इन केस इफ द एम्प्लॉयर टुक द कार ऑन लीज, बट इन केस द एम्प्लॉयर purchase the car and deliver the car to the employee, then the cost will be used for the 10% and 5%। क्लियर होगी बात कि हमारे क्वेश्चन में अगर उसने क्लियर कट वर्ड्स में कह दिया है कि गाड़ी लीज पर ली गई है तो फिर हमें फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, और अगर गाड़ी खरीद कर दी जा रही है तो हमें कॉस्ट चाहिए। क्लियर होगी बात। अदर देन दैट, इसके अलावा अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको गाड़ी देने के बाद रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह की बात है, फ्यूल वगैरह की बात है, इसके ऊपर फर्दर मोर किसी किस्म का कोई डिस्कशन हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता। डिपार्टमेंट हमें कन्वेंस के ऊपर ये मैक्सिमम डिस्कशन हमारे पास यही करता है कि अलाउंस मिलेगा या आपको फैसिलिटी मिलेगी और इन पर्पसेस के ऊपर वो फैसिलिटी मिलेगी। क्लियर की बात। ये हमारे पास फैसिलिटी है विद रेफरेंस टू द कन्वेंस, ये थर्ड फैसिलिटी हमारी इसके ऊपर आगे डिस्कस नहीं है हमारे पास। अब मूव करते हैं आगे, हम तीसरे पॉइंट की तरफ है, इसकी भी पिक्चर ले लेता हूँ और आपको व्हाट्सएप पर मैं आगे क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। चलिए जी, अब हम उसके बाद आगे अपनी थर्ड और आज की लास्ट फैसिलिटी पे बात करते हैं। नंबर 3, फैसिलिटी आपको किस किस स्टाइल से दी जा सकती है और उस स्टाइल से देने के बाद उस स्टाइल जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको किस किस तरह से दी जाती है मेडिकल की, और क्या उसके ऊपर डिसीजंस हैं विद रेफरेंस टू द एग्जम्प्ट एंड विद रेफरेंस टू द टैक्सेबल के डिसीजन क्या है। अब जरा ध्यान से देखिए जी। नंबर 1, मेडिकल अलाउंस। नंबर 2,
medical expenditure reimbursement. Number 3, medical insurance by employer. And number 4, hospitalization facility. ये 4 वेज हैं मेडिकल की फैसिलिटी देने के लिए एक एम्प्लॉयर के पास अपने एम्प्लॉय। स्टार्ट यहां से लेता हूं। हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि उस एरिया के, उस सिटी के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, और कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया उन हॉस्पिटल्स के साथ कि हमारा एम्प्लॉय आपके पास आएगा अपने ट्रीटमेंट्स के लिए या अपनी फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए। अब फैमिली में एक लिमिटेड मेंबर्स होते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ये भी आपके इस मेडिकल फैसिलिटी में कवर अप होती है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा एम्प्लॉय आपके पास आएगा, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपने उससे कोई सिंगल पैनी चार्ज नहीं कर दी। जितना बिल बनेगा आपने ऑर्गेनाइजेशन को भिजवाना है, ऑर्गेनाइजेशन आपका बिल पे करेगी। इसको हम क्या फैसिलिटी कहते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी। देखा जाए तो है तो पर्सनल बेनिफिट, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि मेडिकल के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसिलिटीज को क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर दिया गया। इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा दी, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा दी। अब यही हॉस्पिटलों वाली फैसिलिटी आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, बल्कि वो मेडिकल इंश्योरेंस जिस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से करवाई जा रही है वो आपको ये फैसिलिटी दे रही है। बात है कि आपको तो फैसिलिटी मिली एम्प्लॉयर की तरफ से, तो दिस फैसिलिटी विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स को बेस बनाते हुए मेडिकल की ये फैसिलिटी भी क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट दैट विल आल्सो एग्जेम्प्ट। इसके बारे में हमने पहले रूल पढ़ लिया था कि ऑल रीइंबर्समेंट्स आर टैक्सेबल। तमाम रीइंबर्समेंट्स हमारी क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती हैं, एक्सेप्ट मेडिकल। मेडिकल की रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट होती है। और उसके बाद मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट मेडिकल। मेडिकल टैक्सेबल नहीं होता, मेडिकल एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये सारा एग्जेम्प्ट भी नहीं होता। अब इसके ऊपर कंडीशन आ गई, ये एग्जेम्प्ट होगा कहां तक? एग्जेम्प्ट अप टू का मतलब अबव नहीं होता, अप टू का मतलब होता है वहां तक। कहां तक? देखिएगा जरा, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, आपकी बेसिक सैलरी का जो 10% बनेगा उतना मेडिकल अलाउंस आपको एग्जेम्प्ट होगा, या उससे कम एग्जेम्प्ट होगा। उससे अगर एक्सेस आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है तो जितना एक्सेस पोर्शन होगा दैट विल बी टैक्स। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बड़े क्लियर वर्ड्स में, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्सेस विल बी, जो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मैं सपोज करता हूँ कि जी आपकी सैलरी है 14 लाख रुपए एनुअल, साल की 14 लाख रुपए आपकी सैलरी बनी। 14 लाख का अगर मैं 10% लेता हूँ तो वो कितना आता है, 1,40,000। इसका मतलब 1,40,000 रुपए तक का मेडिकल अलाउंस आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब अगर आपका मेडिकल अलाउंस 1,40,000 को क्रॉस करता है तो जितना एक्सेस जाएगा, एक्सेस पोर्शन विल बी टैक्सेबल। सपोज आपको 1,40,000 तक एग्जेम्प्ट है, आपको 1,50,000 मिल जाएगा मेडिकल अलाउंस, तो एक्सेस पोर्शन आपका कितना बनता है फिर 10,000 का। तो 10,000 का पोर्शन जो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया बेटा जी? तो आपको इन चारों में से कोई भी फैसिलिटी आपका जो है ना एम्प्लॉयर दे सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी आपको दे सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयर फैसिलिटी आपको दे सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट फैसिलिटी आपको दे सकता है, या वो आपको मेडिकल अलाउंस दे सकता है। मैंने सारे के सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे लिख दिए। अब इसके साथ भी एक नोट लिखवा रहा हूँ, लास्ट नोट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इफ फैसिलिटी एंड अलाउंस बोथ गिवन, कि अगर आपको फैसिलिटी भी मिल गई, आपको अलाउंस भी मिल गया। सपोज करते हैं कि आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी भी मिल गई है, क्योंकि आप अपना इलाज करवाएं, सारे खर्चे यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफिस से लाकर अपने बिल दिखाकर पैसे वापस लें। तो फिर कॉमन सेंस से सोचिए, जब आपको ये फैसिलिटी मिल गई, आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री हो गया, तो ये जो मेडिकल अलाउंस फिर आपको दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है? क्या आप इस मेडिकल अलाउंस को फिर अपनी हेल्थ को यूज करेंगे या अपने मेडिकल को यूज करेंगे? डेफिनेट सी बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके पास फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आप इसको अपने जाती इस्तेमाल में लेकर आएंगे, फिर आप इसको मेडिकल तो नहीं करेंगे। तो फिर डिपार्टमेंट कहता है कि इस कंडीशन में कि फैसिलिटी एंड अलाउंस बोथ गिवन, देन फैसिलिटी
will be exempt and allowance will be taxable. याद रखिएगा, इन अ रूटीन केस अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है बेसिक सैलरी के 10% तक, लेकिन अगर कोई इन तीनों में से कोई एक फैसिलिटी आ जाए और उस फैसिलिटी के साथ अलाउंस भी आपको दिया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जब आपने फैसिलिटी को एंजॉय करते हुए अपने मेडिकल को फ्री कर लिया तो क्या फिर आप अपने अलाउंस को इसके लिए इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेटली फिर आप अलाउंस को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अलाउंस को आप अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो डिपार्टमेंट ने फिर यही कहा कि जहां पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व हो गया अदर देन मेडिकल, दैट विल बी टैक्सेबल, तो फिर आप उसके लिए वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये पॉइंट आप क्लियर होगी बात जी? जी, आज की डिस्कशन हमारी काफी हेल्दी डिस्कशन रही विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट पोर्शंस। इंशाल्लाह ताला कल का लेक्चर भी हमारे सीरीज में चलेगा, मतलब हमारे हैं जो हम लोगों ने आगे इसमें कैरी करते चले जाएं। तो इंशाल्लाह ताला नज़ीम अब इसके भी क्वेश्चन सेशन की तरफ भी हम मूव करते हैं और कल भी हम इसका इंशाल्लाह कैरी